हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं आज स्टार्ट मैटर वेव्स, डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस जो बाद में सही साबित हुई। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्होंने इस्टेब्लिश किया कि हाँ, डी ब्रॉय साहब की जो हाइपोथेसिस है वो ऑलमोस्ट सही है, या ये कह लें कि बिल्कुल सही है। तो मैटर वेव्स क्या हैं? लेक्चर 1 मॉडर्न फिजिक्स 1 हम काम कर रहे हैं मैटर वेव्स पे, जहाँ डी ब्रॉय की अच्छी सी हाइपोथेसिस, जहाँ डी ब्रॉय साहब कहते हैं या डी ब्रोगली जिनको हम पढ़ते हैं, वो ये कहते हैं कि लाइट कोई पार्टिकल या वेव नहीं है। लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट का नेचर वेव का भी है और पार्टिकल का भी है। लाइट अपने आप में कोई इंडिविजुअल नेचर को लेकर नहीं चल रही है, दो तरह के नेचर्स हैं। और इस बात को एक्सटेंड करते हुए उन्होंने कहा कि ना सिर्फ लाइट बल्कि मटेरियल पार्टिकल भी दोनों तरह के नेचर को पजेस करता है, यानी मटेरियल पार्टिकल भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर एग्जिबिट करता है, दोनों नेचर पजेस करता है। और जो मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ है, जो वेव जुड़ी हुई है, उस वेव को हम नाम देते हैं मैटर वेव, या सिंपल डी ब्रोगली वेव या डी ब्रॉय वेव। तो कहानी शुरू करते हैं मैटर वेव्स की, जहाँ लेक्चर 1 की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से हाइपोथेसिस से होगी। और काम हम सिर्फ आईआईटी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं कि क्या कहानी है। आईआईटी को प्रिपेयर करते हुए, आईआईटी के प्रिपरेशन करते हुए जितना सेगमेंट काम का है उतनी ही थ्योरी पढ़ाई जाएगी। और जो बहुत डिटेल्ड थ्योरी होती है, जो जिसको कहते हैं कि ग्रेजुएशन के आसपास जाके हम अच्छी तरह करते भी हैं, वो नहीं कराई जाएगी। जो काम का है, क्रिस्पी है, क्रक्स है, इम्पॉर्टेंट है, वो सारा कराया जाएगा, जिससे हमारा सिलेक्शन हो। मैटर वेव्स, डी ब्रॉय साहब की हाइपोथेसिस दो बातों पर बेस्ड है। उनका ये कहना कि मैटर वेव्स होती हैं फलाना ढमकाना जो भी है, और लाइट के पास डुअल नेचर है, और पार्टिकल के पास, मटेरियल पार्टिकल के पास भी डुअल नेचर है। हम्म, तो उन्होंने कहा कि लाइट लाइट को उन्होंने कहा कि डुअल नेचर है इसके पास। हमने कहा ठीक है, डुअल नेचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मटेरियल पार्टिकल भी जो है ना, मटेरियल पार्टिकल, इनके पास भी डुअल नेचर है। ये डुअल नेचर चीज़ क्या है सही मायनों में? तो अगर डुअल नेचर को ही पढ़ना हो तो इसका मतलब है कि दो तरह के नेचर, यानी कि एक है हमारा पार्टिकल नेचर और एक है हमारा वेव नेचर। मटेरियल पार्टिकल मतलब हम आप, बिल्कुल हम आप भी, हमारी फुटबॉल भी, जिस पेन से हम लिख रहे हैं वो, जिस पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, जिस डिवाइस पर आप वीडियो देख रहे हैं वो, जहाँ आप बैठे हैं वो। और हर मटेरियल पार्टिकल, पार्टिकल और वेव दोनों कैरेक्टर रखता है। पार्टिकल कैरेक्टर हम जानते हैं, जिसके पास मोमेंटम है, एनर्जी है, मास है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो तो हमें पता ही है। वेव कैरेक्टर भी पजेस करता है, ये एक नई बात है। और उन्होंने कहा नहीं, करता है, और सिर्फ करता नहीं है, सारे के सारे पार्टिकल करते हैं। लाइट करती है, बिल्कुल करती है लाइट। और लाइट का फिनोमेना थोड़ा बहुत देख भी लिया हमने। प्लैंक की हाइपोथेसिस पर बेस्ड है सारी बातें, क्योंकि प्लैंक ने ही सबसे पहले ये हाइपोथेसिस दी कि लाइट को पार्टिकल की तरह कंसीडर करो, दोज आर एनर्जी पार्टिकल्स। उन्होंने मटेरियल पार्टिकल की तरह उसको ट्रीट नहीं कराया। दो बातें कि मैटर वेव की स्टोरी जो है वो लाइट से ही तो जोड़ कर नहीं देखी जा सकती कि लाइट से जोड़ दो तो मटेरियल वेव बोल दो। लाइट इज़ नॉट मटेरियल पार्टिकल। तो डी ब्रॉय साहब का मटेरियल पार्टिकल का वेव कैरेक्टर बताने का क्या कारण था? क्या दिमाग में आया होगा कि फालतू की थ्योरी तो नहीं दे दी होगी, कुछ तो सोचा होगा, कोई तो हाइपोथेसिस होगी, कुछ तो थॉट इसके पीछे होगा। तो इस हाइपोथेसिस के पीछे दो थॉट्स हैं डी ब्रॉय साहब के। पहला, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, यानी जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारी डुअल नेचर पोजेस करती हैं। तो अगर लाइट डुअल नेचर रख सकती है, मतलब लाइट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहले हम ये प्रूव करके आए थे मैक्सवेल थ्योरी से कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसमें हर्ट्स का कोई एक्सपेरिमेंट भी था जिसमें प्रूव किया गया कि लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑल, ये सब बातें बताई गई। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तो प्रूव हो गया। लेकिन बाद में लाइट ये भी प्रूव हो गई कि लाइट इज़ बिहेविंग लाइक मटेरियल पार्टिकल्स। उनको क्वांटस की तरह देखा गया। तो अगर लाइट मटेरियल पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो मटेरियल पार्टिकल वेव की तरह बिहेव क्यों नहीं कर सकते? ये एक थॉट रहा होगा उनके मन में। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन वाज द कॉज कि उनके दिमाग में ऐसा क्यों आया। दूसरा ये कि इस बात
पर उन्होंने इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया और इस बात को इतनी तवज्जो क्यों दी, उसका कारण है कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर में जितना क्रिएशन है बहुत सिमेट्रिक है, बहुत सिमेट्रिक है। नेचर को सिमेट्री बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर आपको सिमेट्री नेचर की ढूंढनी है तो गॉस लॉ से बढ़िया कोई जगह नहीं है जहाँ नेचर की सिमेट्री को अच्छी तरह सीखा जा सके। या कूलम्स लॉ को भी अगर आप देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के फैक्टर्स को आप देखें, तो उससे बढ़िया कोई नियम नहीं है, उससे बढ़िया कोई सेक्शन नहीं है फिजिक्स में जहाँ आप समझ सकें कि सिमेट्री क्या चीज़ होती है और नेचर को सिमेट्री कितनी ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन में देख सकते हैं कितना आसान है। ये दो कारण हैं कि उनके दिमाग में ये हाइपोथेसिस आई। ठीक है ना। अब हाइपोथेसिस आ तो गई, अच्छी बात है। इस हाइपोथेसिस से डीप साहब ने कर क्या लिया, करा ये कि वेव कैरेक्टर को पार्टिकल कैरेक्टर के साथ, मटेरियल पार्टिकल कैरेक्टर के साथ क्लब करने की कोशिश करी। देखो क्या किया उन्होंने। उन्होंने प्लैंक साहब की इक्वेशंस का इस्तेमाल किया। कौन कौन सी? एक तो इक्वेशन है ई इक्वल्स एच न्यू, ये फोटोन की एनर्जी का है। और उसी फोटोन का जो मोमेंटम होता है वो एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होता है। ये दो इक्वेशंस हैं। और ये दो इक्वेशंस जो दी हैं, ये इक्वेशंस हमारे प्लैंक साहब ने दी हैं। और प्लैंक साहब ने ये इक्वेशंस मटेरियल पार्टिकल के लिए नहीं दी थी। प्लैंक साहब ने ये इक्वेशन दी थी सिर्फ फोटॉन्स के लिए, ध्यान रखें। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छी फीलिंग आएगी सॉल्व करते हुए। देखो क्या कि आप इन दोनों को ज़रा सॉल्व करिए तो E बराबर आपके पास आ जाएगा PC। तो इसको इक्वेशन थर्ड बोलो। फर्स्ट और थर्ड को आप सॉल्व करिए तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर होने चाहिए। यानी एच न्यू की वैल्यू, न्यू फॉर फ्रीक्वेंसी है ध्यान रखें, PC हो जाएगा, P फॉर लीनियर मोमेंटम है। ठीक है ना, लीनियर मोमेंटम मैं लिख देता हूँ। ये लीनियर मोमेंटम थोड़ा गंदा है पर ठीक है, मोमेंटम ही है वो। अब चर्चा लीनियर मोमेंटम की। देखो C की जगह क्या लिख सकते हैं? C की जगह लिख सकते हैं एफ लेमडा। एफ लेमडा की जगह लिख सकते हैं न्यू लेमडा। एच न्यू, न्यू न्यू चले गए, मोमेंटम की जगह आया बेटा एच बाई लेमडा। मज़ा आ गया, क्लासिक इक्वेशन। इसमें क्या क्लासिक है, ये तो प्लैंक साहब की बताई हुई है। और दो इक्वेशन जो बताई हैं उनको सॉल्व कर लिया, कुछ नया तो चमत्कार नहीं किया, बिल्कुल नया चमत्कार नहीं किया, लेकिन फिर भी क्लासिक इक्वेशन है। उसका कारण है कि जो एक्सप्लेनेशन इस इक्वेशन का डी ब्रॉय साहब का था वो थोड़ा डिफरेंट था। इस इक्वेशन को लिखने के बाद उन्होंने कहा, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं इक्वेशन नंबर ए, तो उन्होंने कहा ए इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ। कौन बोथ? ईएम वेव्स, जिनको हम फोटॉन्स की थ्योरी बोल रहे थे, लाइट बोल रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, जिनको हम लाइट बोला करते थे, एंड मटेरियल पार्टिकल्स ऑल्सो। दिमाग में इस बात को रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि उन्होंने ये इस इक्वेशन को लिखने के बाद शुरुआत की दो इक्वेशंस नहीं बोली, उन्होंने दोनों को सॉल्व किया और फिर ये निकाल दिया और कहा कि ये जो आखिरी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि वो निकली तो उन्हीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन से, तो वहाँ तो होल्ड करनी है, लेकिन ये मटेरियल पार्टिकल पे भी होल्ड करती है। गौर से देखो, ये लीनियर मोमेंटम है। गौर से देखो, ये वेवलेंथ है। लीनियर मोमेंटम मटेरियल प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ वेव प्रॉपर्टी है। तो मटेरियल प्रॉपर्टी को वेव प्रॉपर्टी से क्लब करती हुई, मिलाती हुई, जोड़ती हुई ये इक्वेशन है। और ये इस इक्वेशन की बहुत खास बात है। यहीं से दोनों चीज़ें जुड़ गई। अगले सेगमेंट पे आ जाते हैं। क्या कहता है अगला सेगमेंट? ये कहता है कि अगर लेमडा बराबर पी को लिखे ना, पी बराबर एच लेमडा, पी बराबर एच बाई लेमडा है, तो इस इक्वेशन से लेमडा की वैल्यू निकल आती है बेटा आपके पास एच बाई पी। और पी की वैल्यू तो एम वी हुआ करती थी, तो ये एम वी हो गया। यानी कि लेमडा की वैल्यू निकल आई एच बाई एम वी। बहुत बढ़िया। अब बात आती है कि अगर सारी दुनिया में सारी चीज़ें वेव की तरह ही चल रही हैं,
है ना। सारी चीज़ें वेव की तरह चल रही हैं, तो क्यों हमें वेव दिखाई नहीं देती? फुटबॉल चलती वेव की तरह चलनी चाहिए, नहीं दिखाई देती। कार चलती, स्कूटी चलती है वेव की तरह, क्यों दिखाई नहीं देती? उसका लॉजिक 5 मिनट में पेश किया जाएगा। फिलहाल के तौर पे तो अब इसको थोड़ा सा और जमा लें, इस टॉपिक को। जरा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिश्ता याद करो। मोमेंटम स्क्वायर बाई 2m इज काइनेटिक एनर्जी। तो मोमेंटम की जगह √2m काइनेटिक एनर्जी आना चाहिए, यानी लेमडा बराबर h बाई मोमेंटम की जगह 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहिए। ये लेमडा का एक और शानदार फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। ठीक, ये हो गया। अब यही फॉर्मूलाज आप डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए लिखिए। डिफरेंट पार्टिकल मतलब जिन पार्टिकल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स का वेव कैरेक्टर जो है डोमिनेटिंग नहीं होता, पार्टिकल नेचर डोमिनेटिंग होता है, वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाती है, अभी देखेंगे करके कैलकुलेशन। और लेकिन छोटे पार्टिकल्स के लिए काम करता है, जैसे अल्फ़ा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन, इनके लिए वेव कैरेक्टर ठीक ठाक डोमिनेटिंग होता है, जो हम अगर कभी एक्सपेरिमेंट्स में उनको ऑब्जर्व करना चाहें तो हमें वेव कैरेक्टर आसानी से दिख जाएगा। तो सबसे पहले जो ये लेमडा निकाला गया यहाँ पर, मैं इसको बता दूँ, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ जो हम निकाल रहे हैं इसको बोला जाता है डी ब्रॉय वेवलेंथ। जो भी मटेरियल पार्टिकल हम ले रहे हैं v स्पीड से दौड़ा रखा है, उसको कुछ काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो जो वेवलेंथ हम निकाल रहे हैं उसको डी ब्रॉय वेवलेंथ बोलते हैं। अभी जो डी ब्रॉय वेवलेंथ बोली गई, ये डी ब्रॉय वेवलेंथ किसी पार्टिकल की होगी, तो हम लिखते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। पहला इलेक्ट्रॉन्स, फॉर की चर्चा कर लो, फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते समय इलेक्ट्रॉन का मास दिमाग में आ जाना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स होती है। ये करते ही आप लेमडा बराबर लिखोगे h बाई √2m काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है पता नहीं, लेट अस से कि हमने v पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन को रखा। v पोटेंशियल पर रखने पर q इंटू वी यानी कि e इंटू वी, ये उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। और अगर फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन को रखा जाए तो जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर नहीं चला जाता तब तक इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी खत्म नहीं होगी। यानी कि v पोटेंशियल पर रख के इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराया जाए, और जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर चला जाएगा तो दिस एंटायर पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम ईवी बोल रहे हैं, दिस विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ h बाई 2m e इंटू वी। अच्छा, अगर किसी पार्टिकल का चार्ज ई ना होकर कुछ और होता तो उस जगह पे हम क्यू लिखते। वैसे भी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी को ईवी तो लिखा ही जा सकता है। ठीक, अब यहाँ पर वोल्टेज को छोड़कर बाकी सारी बातें कांस्टेंट हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एच, पुट द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेट योर रिजल्ट। तो 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्स मल्टीप्लाइड बाई 1/√v। आप इस पूरे हिस्से को सॉल्व कर लीजिए जो नंबर लिखा हुआ है, तो एक चीज़ आएगी, वो आएगी 12.27, और नीचे बचेगा बेटा आपके पास √v, और ये आपका आएगा लेमडा पर। सर यूनिट तो बताइए। यूनिट बेटा एंगस्ट्रॉम में आएगी, मतलब कन्वर्ट करना है। हाँ, इसको सॉल्व करोगे जब ऊपर वाले हिस्से को तो सब कुछ मीटर में आएगा, और मीटर को जब कन्वर्ट कर दोगे एंगस्ट्रॉम में तो ये वैल्यू आएगी जो मैंने लिखी है। अब इसको सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डो नॉट सॉल्व इट अगेन एंड अगेन, जब भी आए तो हम सॉल्व कर लेंगे, ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट डेटा रटना है। फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेमडा इज 12.27 डिवाइडेड बाई √v। अब यही चीज़ बी पार्ट करते हैं, यही चीज़ प्रोटॉन्स के लिए चर्चा करते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज तो तुमको पता है कि 1 + e का होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन की चर्चा करो तो 1.67 10⁻27 किलोग्राम्स होता है। माइनस लगाना ज़रूरी है, डॉट भी लगाना ज़रूरी है। तो जो लेमडा ऑफ प्रोटॉन आएगा
वो आएगा h/√/2m काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में फिर वही बात, यहाँ पे मास किसका रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन रखना है। जब आप रखोगे तो इसकी जगह ऐसे लिख लेते हैं 2m × E × V, पर यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी, थोड़ी छोटी हो जाती है, और थोड़ी नहीं ठीक ठाक छोटी हो जाती है, 0.286 बचता है /√V। और सारी कहानी एंगस्ट्रॉम में, लैम्डा फॉर प्रोटॉन। ध्यान रखें, किसी ने भी अगर ये सोचने की कोशिश की कि पेपर में निकाल लेंगे तो समय व्यर्थ है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको रटना है और रटा होना चाहिए, समय बचाइए। ये हो गया, ये प्रोटॉन की बात हो गई। अब अगली चर्चा किसकी, चार्ज पार्ट, देखना गौर से, चार्ज पार्टिकल की चर्चा कर रहे हैं हम अभी। अब चार्ज पार्टिकल में तीसरा जो नाम है वो है ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन्स। अब ड्यूट्रॉन्स की चर्चा में ड्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ड्यूट्रॉन का मास सोचो तो 2 × 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम्स, क्योंकि मास तो डबल ही होता है ना प्रोटॉन से, बस। तो जो लेमडा की वैल्यू निकल के आएगी, वो लेमडा की वैल्यू 0.202 / √V निकल के आती है एंगस्ट्रॉम में। डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि उसी फैक्टर को सॉल्व करना है जहाँ पे मास बदल जाएगा, और मास की वैल्यू रख करके आंसर्स निकाले गए हैं। ठीक, अगली चीज़ लिखो, अल्फ़ा पार्टिकल की बात है, डी अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल के लिए लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़रा, ये ड्यूट्रॉन है, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल सबको पता है 4 × मास ऑफ प्रोटॉन, यानी 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम्स। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.101 /√V एंगस्ट्रॉम। अब दिमाग में एक बात रखना है कि यदि आपने ये फॉर्मूलाज याद नहीं रखे तो डी ब्रॉय वेवलिन के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, लगेंगे नहीं। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखा, फॉर्मूला याद रखा, फिर तो कुछ होता ही नहीं है, सारी कहानी बदल जाएगी, अनचार्ज पार्टिकल पे आ जाएगी। अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जितने भी हमने पढ़े हैं, उनमें से सब एटॉमिक पार्टिकल्स में अनचार्ज पार्टिकल में एक न्यूट्रॉन नाम की वस्तु ही है, और तो कुछ है नहीं। तो न्यूट्रॉन्स की चर्चा करें। अब न्यूट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी की जगह क्यूवी तो लिख नहीं सकते, क्यू तो होता ही नहीं है। तो लेमडा फॉर न्यूट्रॉन इज h/√/2m ऑफ न्यूट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन तो हमें पता ही नहीं है, उसको क्यूवी के टर्म में थोड़ी लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, ठीक नहीं लिखते हैं। पर मान लो कोई अकेला न्यूट्रॉन कहीं दौड़ रहा है, घूम रहा है, तो कोई भी पार्टिकल कुछ कारणों से चलता है, कुछ एनर्जी से चलता है। तो जो मॉलिकुलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे जितनी भी मोशन है, वो दो कारणों से है। एक तो उनके आपस के इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अट्रैक्शन से, और दूसरा थर्मल एनर्जी से। क्योंकि न्यूट्रॉन्स आर नॉट चार्ज पार्टिकल्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अट्रैक्शन का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो कहानी किसकी हो जाएगी, सारी की सारी थर्मल एगिटेशन की, थर्मल मोशन की। तो इसी को फॉर थर्मल न्यूट्रॉन्स, एट नॉर्मल टेम्परेचर्स, इसकी चर्चा कर लें। ध्यान रखें, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, वो के टी टाइम्स होती है। के टी का मतलब क्या है, ध्यान रखें, के टी नहीं, ये कह सकते हैं कि के टी के ऑर्डर में होती है। जो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का आएगा उसका कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पढ़ने का। तो के टी के ऑर्डर की होती है। अब काइनेटिक एनर्जी, अब ये सब हीट में पढ़ाया हुआ है ना। काइनेटिक एनर्जी अगर के टी के ऑर्डर की होती है तो पुट दिस वैल्यू हेयर। तो लेमडा फॉर न्यूट्रॉन बिकम्स, थर्मल न्यूट्रॉन बिकम्स h/√/2m के टी। के क्या है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये कहाँ पढ़ा है, ये हम लोगों ने थर्मो के अंदर पढ़ा हुआ है। आर को एन से डिवाइड कर देते हैं एवोगाड्रो नंबर से, तो काम हो जाता है। क्या मिल जाता है हमें, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो लेमडा फॉर थर्मल न्यूट्रॉन बिकम्स
जो वैल्यू तो h/2 m k t, k की वैल्यू पता होती है, न्यूट्रॉन का मास पता होता है, 2 पता होता है, h पता होता है, तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा 30.835, और जो नीचे का टेम्परेचर था वो डिवाइड नहीं हुआ है, तो √T, और सारी वैल्यूज़ अगेन वही एंगस्ट्रॉम के अंदर आने वाली हैं। ये जो फॉर्मूला लिखे गए हैं रामायण की तरह याद हो जाएं, बहुत अच्छी बात है कि आपसे कभी पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, और ये होता है कि मैटर वेव से क्वेश्चन दिख ही जाता है, ठीक है ना। अब चर्चा गैस मॉलिक्यूल की भी कर लें। तो गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको कैसे लिख सकते हो, समझो। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, फिर गैस मॉलिक्यूल के लिए स्पेस बना के लिखता हूँ। फॉर गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल क्या करेगा, तो सुनो, गैस मॉलिक्यूल के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, वैसे लेमडा की वैल्यू जो है वो h/mv होती है, और गैस मॉलिक्यूल के लिए v की जगह क्या लिखना चाहिए, v/RMS। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब v/RMS हो गया, अच्छी बात है, पर सोचो v/RMS तो टेम्परेचर से रिलेटेड कहानी होती थी। अगर T केल्विन के आसपास का टेम्परेचर है, T केल्विन का टेम्परेचर है, तो जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी किसी गैस मॉलिक्यूल की, वो 3/2 kT होती है। KT के अंदर पढ़ा था मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, 3/2 kT। और लेमडा की वैल्यू होती है h/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो वो KT की वैल्यू यहाँ डाल देनी चाहिए। KT की वैल्यू डालोगे तो ये 2 और ये 2 निपट जाएंगे, तो मेरे पास जो लेमडा की वैल्यू बचेगी वो बचेगी h/√3m, 2m लिख दिया मैंने गलती से, h/√3m इंटू k इंटू टी। अगेन h, m और k ये सारा कुछ कांस्टेंट है, तो कहानी टेम्परेचर पे बचेगी। सॉल्व कर डालिए दोबारा से, आपके पास आंसर आ जाएगा गैस मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन गैस मॉलिक्यूल का m क्या लिखें, अलग अलग गैस मॉलिक्यूल्स, अलग अलग m, तो फिर मतलब मास दिया जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। ठीक, v/RMS में भी लिख दी है वैल्यू, तो अगर RMS में पूछा जाए तो भी बात बन जाएगी, कहीं और पूछा जाए तो भी बात बन जाएगी। ठीक, ये सारे फार्मूलाज थे डी ब्रॉय वेवलेंथ से जुड़े हुए अलग अलग तरह के पार्टिकल्स के लिए। ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव की। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव हमें ज़रूर पता हो। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव। ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर वेव में। आओ देखो, सबसे पहली बात कि मैटर वेव जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी हमारी लाइट उससे बहुत अलग है, ध्यान रखें इस बात को। मैटर वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव से बहुत अलग होते हैं। तो हमने ईएम वेव से अलग कर लिया, अच्छी बात है। और एक छोटी सी बात भी है कि होना भी चाहिए, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैटर वेव जो हैं वो मूविंग पार्टिकल्स से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड हैं। और मूविंग पार्टिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह तो नहीं होते। दूसरी बात, हम वेव कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। वेव कैरेक्टर ऑफ मैटर या मटेरियल पार्टिकल, जिसको हम डी ब्रॉय वेव बोल रहे हैं, मैटर वेव बोल रहे हैं, ये मैटर वेव्स इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि पार्टिकल चार्ज है या अनचार्ज है। गौर से देखो तो कहानी जो मटेरियल पार्टिकल के लिए लिखी थी वो लिखी थी P = H λ, हमने ये लिखा था h/λ, ये लिखा था हमने। अब P = h/λ लिखते समय इसमें कहीं ये बात नहीं आती है कि जो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल है वो चार्ज के होने की वजह से है कि बिना चार्ज के होने की वजह से है। अगर किसी पार्टिकल का चार्ज के होने की वजह से उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए
और इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाए और कुछ वेलोसिटी अटेन कर ले तो उसका कुछ मोमेंटम हो जाएगा। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि उसने वो मोमेंटम गेन कैसे किया है। डी ब्रॉय वेवलेंथ इस बात से डील करती है कि उसने कितना मोमेंटम गेन किया है। तो कहानी सिर्फ मोमेंटम पे डिपेंडेंट है। हाउ द पार्टिकल हैज़ गेन द मोमेंटम, इस बात से डी ब्रॉय वेवलेंथ को कोई सरोकार नहीं है। यानी कि पार्टिकल चार्ज या अनचार्ज कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहीं से निकलेगी जहाँ चार्ज पार्टिकल ट्रांजिशन करेगा अपने एनर्जी स्टेट्स में, अपने आप को डीसेलरेट या एक्सेलरेट करेगा। वैसे तो एक्सेलरेट तभी करेगा जब उसको एनर्जी दी जाएगी, और डीसेलरेट जब होगा तो एनर्जी रिलीज़ करेगा। जब रिलीज़ करेगा तो वो किसके फॉर्म में करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करेगा। तो चार्ज पार्टिकल ही ईएम वेव रेडिएट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और हमारे केस में या मैटर वेव में ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। दूसरी एक अजीबोगरीब खास बात है जो बर्दाश्त भी नहीं होती, हजम भी नहीं होती, और इसको हाइपोथेटिकली माना जाता है कि मैटर वेव्स मूव्स या मूव फास्टर देन लाइट। मैटर वेव ज़्यादा तेज़ दौड़ती हैं। बहुत अच्छी बात है। ये कैसे हुआ? तो वो भी समझो कैसे हुआ। स्पीड ऑफ मैटर वेव क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव इनटू लेमडा ऑफ मैटर वेव। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटर वेव और लेमडा ऑफ मैटर वेव को समझो। मैक्सिमम कितना तेज़ पार्टिकल दौड़ सकता है, मैटर वेव दौड़ सकती है? स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ तो हम मानते हैं कि कुछ भी नहीं दौड़ता है। तो हमें एक बात पता है कि E बराबर एच न्यू होता है, यानी न्यू की वैल्यू जो है वो E बाई एच आएगी। इसी की जगह पर P बराबर एच बाई लेमडा होता है, यानी कि लेमडा की जगह एच बाई पी लिखा जा सकता है। ये न्यू और ये लेमडा ऊपर डाल दिया जाए तो हमारे पास आएगा ई बाई एच मल्टीप्लाइड, लेमडा की जगह लिखेंगे एच बाई पी। ये निपट गए, और स्टोरी बची बेटा हमारे पास ई बाई पी की। ठीक, ई को हम आइंस्टीन इक्वेशन से लिख सकते हैं एम सी स्क्वायर्ड, और पी तो एम वी होता ही है। अब तुम एम से एम को मार दो तो तुम एक कोने में देखो कि वी ऑफ मैटर वेव निकल के आता है सी स्क्वायर बाई वी। अब क्योंकि हमें पता है कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं दौड़ सकता, तो वी मस्ट बी स्मॉलर देन सी। और अगर डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा है, स्क्वायर भी हो रहा है तो वैसे ही बड़ा हो गया, तो नंबर बड़ा निकलेगा, यानी कि v ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। v ऑफ मैटर वेव इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम मान के चलते हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर कि दुनिया में कोई भी चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ नहीं चल सकती। बड़ी बात है। अब बात आती है कि अगर कोई भी पार्टिकल वेव कैरेक्टर रखता है, तो पार्टिकल तो स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल रहा है, तो उसकी वेव कैसे चल रही है? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए कुछ एक्सप्लेनेशन इस तरह के दिए गए कि जो मैटर वेव्स हैं वो ग्रुप में ट्रैवल करती हैं। ठीक है ना, मैटर वेव ट्रैवल इन ग्रुप, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। मैटर वेव ट्रैवल इन ग्रुप। अच्छा, ग्रुप में ट्रैवल करती हैं, तो ग्रुप की अपनी जो ग्रुप पूरा है एक मैटर वेव का, कई सारी मैटर वेव्स का, उस पूरे ग्रुप की कोई वेलोसिटी होगी और इंडिविजुअल मैटर वेव्स की कोई वेलोसिटी होगी। तो ये कहा जाता है कि जो मैटर वेव का ग्रुप है, दिस ग्रुप हैज़ वेलोसिटी सेम एज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो मैटर वेव की वेलोसिटी बॉडी की वेलोसिटी के बराबर नहीं है। जिस ग्रुप में, जिस क्लस्टर में ये वेव चल रही हैं, उस पूरे वेव के ग्रुप की जो ग्रुप वेलोसिटी है वो बॉडी की वेलोसिटी के बराबर है। ठीक, इंडिविजुअल जो वेव्स हैं लिख लेते हैं, वेयर एज इंडिविजुअल पार्टिकल सॉरी
individual waves can travel faster than light. अगेन ये सब कुछ थियोरेटिकली है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हो कि हाँ भाई मैटर वेव दौड़ती है तेज, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये समझाने की कोशिश करी कि अगर हमें वेव तेज दिखाई नहीं देती, उसका कारण है कि वेव पैकेट्स के फॉर्म में चलती है, और पैकेट्स के मतलब ग्रुप के फॉर्म में चलती है, ग्रुप में चलती है, और सारी वेव ग्रुप में मिलने के बाद एक एवरेज स्पीड के साथ चलेंगे, और वो जो एवरेज स्पीड होगी उसको ग्रुप वेलोसिटी बोलेंगे। वो ग्रुप वेलोसिटी जितनी भी होगी उसी वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव करती है, और वो ग्रुप वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होती, कॉमन बॉडी की जो वेलोसिटीज़ हैं वही वेलोसिटी है। यानी कि ग्रुप में होने की वजह से स्पीड धीमी हो जाएगी, लेकिन अगर ये वेव मैटर वेव इंडिविजुअल होती तो ये मैटर वेव स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ चलती। इस थ्योरी को इस तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। कुछ नहीं, सिंपल जुगाड़ है, कुछ कर नहीं सकते इसका। ठीक है, तो जो जुगाड़ है उनका कुछ भी नहीं किया जा सकता है, उनको चुपचाप से मान लेना है कि वो सत्य हैं। ठीक, अगला पॉइंट देखें कि अगला पॉइंट ये है कि जो हमारे नन्हे नन्हे पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके लिए तो वेव कैरेक्टर विजिबल है, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हमारे आपके जैसे, उनके लिए वेव कैरेक्टर विजिबल नहीं है। उसका कारण कि लेमडा बराबर जो है वो h/mv होता है। लेटस से कि मेरे पास 46 ग्राम्स की एक गोल्फ बॉल है और वो 30 मीटर पर सेकेंड से मारी गई है। उस समय पर उसका लेमडा कितना निकलेगा, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एम की वैल्यू मान लो हम लोग लिख ली 46 ग्राम्स यानी 0.046 किलोग्राम्स, और वी की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड। और ये सारा डेटा बहुत जेन्युइन है, डेली लाइफ में मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स इसी रेंज में आएंगे कहीं ना कहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 4.8 इंटू 10⁻⁻34 मीटर्स। अब कहोगे मान लो ये भारी होता तो या और हल्का होता तो ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ये फैक्टर 4.8 को आप हटा दीजिए, कंसर्न हमारा ये है -34, इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। यही कंसर्न का फैक्टर है। क्यों, इसको गाढ़ा गाढ़ा भी कर दो भैया, क्योंकि ये बहुत मोटी चीज़ है कि वेवलेंथ 10⁻⁻34 मीटर की है, यानी कि अपने न्यूक्लियस से भी गई गुजरी है, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा गई गुजरी है। यानी कि ये वेवलेंथ अपने को दिखाई सुनाई देने वाली नहीं है, इसकी कोई फीलिंग आने वाली नहीं है। इसलिए ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें हमें वेव कैरेक्टर दिखाई नहीं देता। पर यहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन के आते ही दिमाग में बात आती कि इसकी जगह पे -31, 10⁻⁻31 का फैक्टर आता, जो इस फैक्टर को कंपेंसेट कर लेता। यानी कि फिर जो वेवलेंथ निकलती वो वेवलेंथ कहीं ना कहीं हमारे लिए देखने सुनने योग्य होती। देखने सुनने योग्य का मतलब कंसिडरेबल होती, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता था आसानी से, इस तरह की बात होती। ठीक है, तो छोटे पार्टिकल्स के लिए ऑब्जर्वेबल है, हमारे आपके लिए नहीं है, जरूर याद रखें। अब इसके बाद का पॉइंट क्या है, तो पांचवा पॉइंट जो इसकी प्रॉपर्टी में है वो ये है कि वेव करेक्टर एंड पार्टिकल करेक्टर आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, ये टर्म बहुत खास है, बहुत बार इस्तेमाल होगा, गणित में तो खूब जम के इस्तेमाल होता है, प्रोबेबिलिटी के अंदर तो खूब जम के इस्तेमाल होता है। ठीक, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि एक साथ ऑब्जर्व नहीं हो सकते, कैन नेवर बी ऑब्जर्व्ड एट द सेम टाइम। मतलब जब भी हम कभी पार्टिकल नेचर को ऑब्जर्व कर रहे होंगे उस वक्त वेव नेचर आपको दिखाई नहीं देगा। और जिस कंडीशन में, जिस सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन के अंदर हम पार्टिकल को डालें, वहाँ अगर वेव कैरेक्टर डोमिनेटिंग हो गया तो ऐसे समय में पार्टिकल कैरेक्टर डोमिनेटिंग नहीं रह जाएगा, हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक, अच्छा ये बात कौन डिसाइड करता है कि पार्टिकल नेचर डोमिनेट करेगा या वेव नेचर डोमिनेट करेगा? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो हमारी मैटर वेव है ना, उस मैटर वेव की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या है, लेट अस से वेवलेंथ क्या है। ठीक, और दूसरा
जिन पार्टिकल्स से ये हमारी मैटर वेव इंटरेक्ट कर रही है, मटेरियल का वेव इंटरेक्ट कर रही है, उन पार्टिकल्स की साइज क्या है, साइज ऑफ पार्टिकल्स टू विच द मैटर वेव इज इंटरेक्टिंग, और वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। ये दो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि कब मैटर वेव वेव की तरह, या कब मटेरियल वेव की तरह बिहेव करेगा, या कब मटेरियल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। इफ़ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद द मैटर वेव इज़ वेरी लार्ज, तो फिर वो पार्टिकल पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह बिहेव नहीं करेगा। पर जब भी कभी ऐसा हो जाए कि साइज़ ऑफ पार्टिकल छोटा हो जाए और इंटरेक्टिंग पार्टिकल का साइज़ भी छोटा हो जाए और मैटर वेव जो है उसका वेवलेंथ ठीक ठाक हो जाए, तो ऐसे समय में हम ये कहते हैं कि वेव कैरेक्टर जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के केस में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक बात आती है, एक आखिरी सेगमेंट है इसका, आखिरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट भी है, कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव gives the probability of finding the particle at some location। समझो, वेव है, हर जगह पे वेव होगी। वेव का एम्पलीट्यूड लिखो, किस जगह लिखो, जिस जगह पे तुम्हें पार्टिकल ढूंढना है कि हाँ भाई पार्टिकल यहाँ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बताओ। तो तुम क्या करो, जिस जगह पर पार्टिकल को ढूंढना है उस जगह पार्टिकल के एम्पलीट्यूड को लिखो, उस एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो और उसको स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दो उस लोकेशन पर। अगर आपने ऐसा किया कि पार्टिकल का एम्पलीट्यूड लिया, उसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर दिया, और ये इंटीग्रेट करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आएगी पूरे वॉल्यूम के लिए, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पढ़ा है, ये शुरुआत में पढ़ा था केमिस्ट्री में 11th में हम लोगों ने, जहाँ हम लोग वेव कैरेक्टर पढ़ने लग गए थे, जिसको हम बोल रहे थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वहाँ पढ़ा था कि अगर हम जो इसको हम वेव फंक्शन बोला करते थे, उस वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि उसका मॉड स्क्वायर कर लें, मल्टीप्लाई कर लें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, तो मॉड स्क्वायर बन जाएगा। और डी टाउ ये वॉल्यूम के अंदर अगर इंटीग्रेट कर दें तो ये जो है ये प्रोबेबिलिटी देती है। तो वहाँ भी वो वेव ही थी, वेव कैरेक्टर का मतलब वो वेव ही लिख दिया, वेव का फंक्शन ही लिख दिया। तो उस वेव के फंक्शन के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है वो अल्टीमेटली हमें ये बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी किसी लोकेशन पे उस पार्टिकल के पाए जाने की है। डी ब्रोगली की वेवलेंथ बताने की या पार्टिकल बताने की जो भी राम कहानी है, इसका यूजेज क्या है। तो यूज़ के नाम पे हम इसमें एक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की चर्चा करते हैं। तो भाई साहब कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन साहब हैं उनका तो वेव कैरेक्टर डोमिनेटिंग है, क्योंकि उसका साइज़ छोटा है, पार्टिकल का मास कम है। तो अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन का साइज़ छोटा है और वेव कैरेक्टर डोमिनेटिंग है, तो वेव कैरेक्टर दिखना चाहिए। अब क्योंकि वेव कैरेक्टर दिखना चाहिए तो कैसे दिखेगा, तो उन्होंने कहा देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। तो सबने कहा हाँ। इन्होंने कहा देखो सर्कुलर ऑर्बिट में तो बिल्कुल नहीं मारता है, ये ऐसे चक्कर मारता है इलेक्ट्रॉन वेव की तरह। और अगर ऐसे चक्कर मार रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, ऐसे चक्कर मार रहा है। ये देखो, ये तो अभी भी पढ़ा था हम लोगों ने वेव, ये तो वेव जैसा कुछ बन रहा है, बिल्कुल वेव ही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन एक और चीज़ पढ़ी थी, स्टैंडिंग वेव। ये तो शक्ल स्टैंडिंग वेव जैसी है, स्टैंडिंग वेव ही बन रही है और कुछ भी नहीं बन रहा है। ध्यान रखें, स्टैंडिंग वेव ही बन रही है। ठीक, ये अब थोड़ी सी ऊंच नीच बन गई है, अजीबोगरीब है, पर मान लेना कि जैसा बना है ठीक है ना, इसको लेके चलो कि ठीक है। एक ये हिस्सा पकड़ो, ये एक पल्स पूरी कंप्लीट हुई, इसको पकड़ो, ये जो दूरी है ये लैम्डा है। और कॉमन सेंस है कि अगर पार्टिकल वेव की तरह चल रहा है तो जो पेरीफेरी है उसमें स्टैंडिंग वेव्स बनेंगे। ठीक, मैं लिख देता हूँ स्टैंडिंग वेव, यहाँ स्टैंडिंग वेव्स बनते हैं। और जो स्टैंडिंग वेव्स हैं इसमें एक बात फोकस करने वाली है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि स्टैंडिंग वेव बने और आधी अधूरी और 1/4, 1/5, 2/4, 2/6 और ऐसे करके ड्रामेबाजी में कोई वेव बने।
जो पल्सेस बनेंगी, जो लूप्स बनेंगे, वो पूरे पूरे लूप्स बनने वाले हैं। स्टैंडिंग वेव तो ऐसी ही होती है कि लूप्स पूरे पूरे बनते हैं। अगर ऐसा है तो एक और चीज़ निकल आई। क्या? वो ये निकला कि भाई साहब ने ये कहा कि अगर ऐसा है तो मान लो पूरे ऑर्बिट की पेरीफेरी 2 पाई आर है। अगर 2 पाई आर है तो 100% इसको लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, तभी तो लूप पूरे बन पाएंगे, वरना तो लूप्स पूरे बनेंगे नहीं, आधे अधूरे होते नहीं स्टैंडिंग वेव में। तो अगर आधे अधूरे लूप नहीं होते, पूरे पूरे लूप बनने हैं, तो जो 2 पाई आर हमारी पेरीफेरी है, तुम इसको वीडियो में दोबारा देखो स्क्रीन पर, कि पूरी की पूरी सर्कुलर पेरीफेरी जो है वो इस लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल में होनी चाहिए। 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, 5 लेमडा, जितने भी लेमडा मिल करके इस पेरीफेरी को कंप्लीट कर रहे हैं करेंगे। पर कभी ऐसा नहीं होगा कि 1/4 लेमडा, 2/3 लेमडा, 3/6 लेमडा, इस तरह की ड्रामेबाजी कभी नहीं आएगी। अच्छा, यानी 2 पाई आर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा हो जाएगा। अच्छा लगा सुन के? जरा 2 पाई आर को 2 पाई आर रहने दो। हम्म और लेमडा की जगह लेमडा की वैल्यू लिखो। जरा इसको डी ब्रॉय वेवलेंथ बोल करके इसको तुम लिख सकते हो h/p मोमेंटम। हम्म इसको मोमेंटम लिख सकते हो, तो मेरे हिसाब से सिंपल है। इसको तुम एन एच बाई मोमेंटम को लिख सकते हो mv। जरा mv को ऊपर भेज दो, तो हमारे पास आएगा 2 पाई इंटू r इंटू mv बराबर h/n। जरा एम वी आर को अकेला रखो और यहाँ लिखो NH/2 पाई। अरे ये तो क्वांटाइजेशन है, ऑर्बिट का क्वांटाइजेशन, जिसको हम बोहर का मॉडल बोला करते थे, बोर्स मॉडल। तो उन्होंने कहा था कि वही ऑर्बिट अलाउड है जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द प्रोटॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और गौर से देखो, वो उन्होंने हाइपोथेसिस में बता दिया था, हालांकि उन्होंने उसको प्रूफ किया था, किताबों में लिख के नहीं मिलता है कि उन्होंने उसको प्रूफ किया था, बट स्टिल वो जो उनकी हाइपोथेसिस एज पर द बुक्स उनकी हाइपोथेसिस है, वो उन्होंने वहाँ से दी थी। डी ब्रॉय साहब ने मटेरियल पार्टिकल को वेव कैरेक्टर से एसोसिएट करके वही इक्वेशन जो उन्होंने एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम इज mv/r, जिसको हम एल बोल रहे हैं, वही इक्वेशन अपनी थ्योरी से प्रूव कर दी। मतलब जस्टिफाई कर दिया कि लो भैया, ये जो उन्होंने एंगुलर मोमेंटम की कहानी बताई थी, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट बताया था, मैं लिख देता हूँ, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स, जो उन्होंने ये बताया था वो यहाँ से भी प्रूव होता है। तो उनकी थ्योरी को भी, बोहर साहब की थ्योरी को इनसे सपोर्ट मिला, और इनकी थ्योरी को बोहर साहब की थ्योरी से सपोर्ट मिला कि एक थ्योरी जो एक्सेप्टेड है उस थ्योरी से हमारी थ्योरी का रिजल्ट मैच कर रहा है। और उनकी थ्योरी को इस तरह से मिला कि इलेक्ट्रॉन के इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंट्स बहुत कॉमन हैं। इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा करके इंटरफेरेंस पैटर्न के एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन वो इंटरफेरेंस पैटर्न देता है जो वेव प्रॉपर्टी है। तो इलेक्ट्रॉन शोज वेव कैरेक्टर। और अगर कोई एक्सपेरिमेंट है जो इस बोर साहब की थ्योरी को, ये सॉरी, डी ब्रॉय साहब की थ्योरी को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर डी ब्रॉय साहब की थ्योरी सही ही होनी चाहिए। तो इनकी थ्योरी को तो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट सपोर्ट कर रहा है, और इनकी थ्योरी सपोर्ट होने के बाद जो इनकी थ्योरी का आउटकम है वो बोर साहब की थ्योरी को सपोर्ट कर रही है। तो क्वांटाइजेशन इज ट्रू। ऐसा अभी तक, जब तक ये लोग काम कर रहे हैं तब तक माना गया। बाद में तो खैर क्वांटम फिजिक्स आ जाएगी, वो अलग बात है, पर अभी तक तो ये ठीक है। इसके अलावा जो बोर सॉरी डी ब्रॉय साहब की थ्योरी का एक बहुत अच्छा अ, इस्तेमाल है, वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फ़ोटो नहीं खींचते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से फ़ोटो खींचते हैं। मतलब एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स की हाई एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड कराते हैं। वो अलग अलग लेवल से टकरा कर वापस आकर मिलजुल कर आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं। और वो इंटरफेरेंस पैटर्न के पार्ट डिफरेंसेस को मीज़र करना, फेज डिफरेंस को देखना, कि कैलकुलेट करना, इतने फेज पार्ट डिफरेंस, इतने फेज डिफरेंस की वजह से कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, जिससे हम ये पता कर लेते हैं कि किसी भी बल्क में जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल है वो कैसा है, या एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो कैसी है। तो इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डिंग से, इंटरफेरेंस पैटर्न से हम लोग ये देख लेते हैं कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स किस तरह का है।
ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक बढ़िया आउटकम है जो इस बात पर काम करता है कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज वेव्स। और ये कौन बता रहा है? डी ब्रॉय साहब बता रहे हैं। तो ये उनका ही एक अच्छा सा इनकी थ्योरी का यूज़ है जिसको हम कह सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कहानी मैटर वेव की जितनी है वो ख़त्म होती है यहाँ पे। इससे ज़्यादा अपने को नहीं पढ़ना, जितना सफिशेंट है, जितना है उतना पढ़ा दिया गया है। अब यहाँ के बाद जो बात बचती है वो ये कि मैटर वेव के सवाल कैसे लगेंगे। तो सवाल अगले लेक्चर में लगेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे, जितने भी मेंस के पेपर होने हैं, उसके बाहर कहीं कंसेप्ट नहीं जाएगा। तो जितने क्वेश्चंस होंगे अगले लेक्चर में आपको 15-20 क्वेश्चन मिल जाने वाले हैं। इस लेक्चर को प्रिपेयर करिए। जब इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।